दांतों में आपको ब्लीडिंग आ रही है तो उसका मेन कारण पायरिया हो सकता है। तो पायरिया से पहले एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं हम जिंजीवाइटिस। पेशेंट बोलते हैं कि भाई हमने दांत साफ कराए, हम पायरिया के लिए डॉक्टर के पास गए थे और उसके बाद हमारे दांत हिलने लगे। ये सबसे बड़ा मिथ है। जब तक बच्चों के पूरे दांत नहीं आते मदर उसे साफ करना शुरू नहीं करती, वो गलत है। सबसे पहले जब भी 2 दांत भी दिखाई दें तो उसको नमक के पानी से साफ करना जरूरी है, क्योंकि जो बैक्टीरिया मुंह में पल जाएगा वो बड़े होने तक पूरे में फैल जाएगा। अब आप इनेमल की लेयर पे नीम की दातून को घिसते हैं तो एक प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं हम जिंजाइवल एब्रेजन हो जाता है, टूथ में एब्रेजन हो जाता है, मतलब टूथ की इनेमल लेयर घुस जाती है। तो आपने अपने गम्स को तो हेल्दी किया, लेकिन आपने क्या किया, उसको इनेमल लेयर को लॉस कर दिया, जो कि आपकी प्रोटेक्टिव लेयर है। हम अक्सर सोचते हैं कि गुटखा तंबाकू से दांतों में कीड़े लगते हैं, ये गलत है। गुटखा तंबाकू से तो बड़े रोग होते हैं, समझ रहे हैं आप, कैंसर होता है। और अगर कोशिश कर सकें तो बचाव के लिए सबसे बेस्ट एंटीसेप्टिक होता है आपका नमक का कुल्ला, जो आप घर पे सबके यहाँ अवेलेबल होता है। नमस्कार, मैं हूं विकास और आज इस इंटरव्यू में दांतों से रिलेटेड हर समस्या का समाधान आपको मिलने वाला है जो आपकी ख़राब आदतों और लाइफस्टाइल की वजह से हुई हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर विनीता गुप्ता जी हैं, जिनको 15 साल का एक्सपीरियंस है और डेंटल एक्सपर्ट हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू विकास जी। मैं MDS पेरोडोंटोलॉजी एंड इम्प्लांटोलॉजी में मेरा स्पेशलिटी है। मैं आपकी डेंटिस्ट हूँ और मैं माँ सरस्वती हॉस्पिटल में फुल टाइम वर्क करती हूँ। मैम, मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि दांतों से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं वो शुरू कैसे होती है और उनका मेन जो रीज़न होता है, वो कारण होता है, वो क्या है? जी, एक्चुअली विकास जी, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जब ब्रश करते हैं कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जो कि सभी फील करते हैं। जैसे दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है, तो दूसरा कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को ब्रश किया तो ब्लीडिंग आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि आपके दांत गंदे हो जाते हैं, आपको क्लीनिंग भी चाहिए होती है। तीसरा, कई बार दांत हिलने लगते हैं। तो ये सब कुछ कंडीशंस हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को बताती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दांतों से जब खून आता है। तो अक्सर हम जब ब्रश करते हैं तो हम क्या करते हैं, दांतों में हमने ब्रश किया तो दांतों में ब्लीडिंग आए तो हम डिफरेंट फ्लेवर के पेस्ट ले आते हैं और उनको यूज़ करने लगते हैं। और वो डॉक्टर से रिकमेंडेशन से नहीं होते। लाइक वो ब्रांड है, वो हमने टीवी में देख लिया, ये ब्रांड देख लिया, पर ऐसा नहीं है। देखिए, जो अगर दांतों में आपको ब्लीडिंग आ रही है तो उसका मेन कारण पायरिया हो सकता है। तो पायरिया से पहले एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं हम जिंजीवाइटिस। अक्सर पेशेंट बोलते हैं कि भाई हमने दांत साफ कराए, हम पायरिया के लिए डॉक्टर के पास गए थे और उसके बाद हमारे दांत हिलने लगे। ये सबसे बड़ा मिथ है कि सफाई कराने से कभी भी दांत हिलते नहीं हैं। देखिए, पायरिया जो होता है वो 4 से 5 स्टेज का होता है। तो अगर आप पहली स्टेज पे डेंटिस्ट के पास चले गए, जैसे हल्की सी मुंह से स्मेल आई, तो आप इलायची से दबाइए मत खाकर उसे, या आपने कभी नीम की दातुन कर ली, उससे दबा दिया, तो देखिए क्या है, वो है तो एंटीसेप्टिक, लेकिन जो रूट कॉज है उसका वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है आप डेंटिस्ट के पास जाएं पहली या दूसरी स्टेज पे। तो पहली स्टेज में क्या हुआ, आपके दांतों से ब्लीडिंग आने लगी। दूसरी स्टेज में क्या होगा, मसूड़े नीचे जाने लगेंगे। तीसरी स्टेज में दांत हिलने लगते हैं हल्के हल्के। चौथे में वो दांत आप बराबर फील करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है उनके ऊपर, तो वाइट लेयर जम जाती है। तो आप तब डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं, क्योंकि वो क्या है, उस वक्त तक क्या होता है, मसूड़े नीचे चले गए, हड्डी गल गई। अब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो उसके बाद वो डेफिनेटली कोशिश करते हैं कि जो हिल गए हैं तो उन्हें छोड़िए, लेकिन बाकी सबको सेव करने की कोशिश करते हैं। तो एक मिथ है ये कि दांतों की सफाई करने से आपके दांत खराब हो जाएंगे। आप पहली या दूसरी स्टेज में जाइए और पायरिया रिवर्सिबल हो जाता है, मेंटेन करते रहेंगे, वो रिवर्स हो जाएगा। अभी देखिए, आजकल की जनरेशन ऐसी है कि बहुत छोटी एज से ही वो सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं, चाहे फिर वो चॉकलेट हो, स्वीट खाना हो, तो और ये बताते हैं कि उसके बाद फिर दांतों का ख़राब होना शुरू हो जाता है। कि केवल क्या यही रीज़न होते हैं अगर बचपन में छोटे बच्चों की बात की जाए, या फिर और भी ऐसी चीज़ें होती हैं चाहे खाने से रिलेटेड हो या बाकी की चीज़ें हों जिसके पीछे रीज़न होता है? जी विकास जी, क्या है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा डेंटल अवेयरनेस कम है। बच्चों में अगर यदि दांतों में कीड़े लग रहे हैं दूध के दांत में, उसका रीज़न अलग होता है। जैसे क्या हुआ कि मदर जो होती हैं वो बच्चों को बोतल से दूध पिलाती हैं, तो वो रात को वो बच्चों को पिलाती हैं और सुला देती हैं, तो जो दूध होता है वो दांतों के ऊपर फैल जाता है, तो उसकी वजह से बच्चों को नर्सिंग बॉटल कैरीज हो जाती है। शुरुआत वहीं से होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब तक बच्चों के पूरे दांत नहीं आते मदर उसे साफ करना शुरू नहीं करती, वो गलत है। सबसे पहले जब भी 2 दांत भी दिखाई दें तो उसको नमक के पानी से साफ करना ज़रूरी है, क्योंकि जो बैक्टीरिया मुंह में पल जाएगा वो बड़े होने तक पूरे में फैल जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जब बच्चे का पहला दांत भी दिखाई दे उसे भी ढंग से साफ करने की कोशिश करें। और बच्चों को रात को
एक बार अगर यदि आप दूध का बोतल दे देते हैं, वैसे तो 18 मंथ के बाद दूध का बोतल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के ग्रोथ के लिए, जबड़ा पीछे रह जाता है, आगे ग्रोथ नहीं हो पाती है, उसके लिए भी सही नहीं है। अगर आप उसके बाद भी अगर बच्चों को दूध की बोतल देती हैं 18 साल से पहले पहले तो कोशिश करें वो ग्लास से ही पिएं, लेकिन फिर भी चलिए आप देते हैं तो उसके बाद एक नॉर्मल बोतल में पानी भर के रख लें। दूध की बोतल पीने के बाद बच्चे को पानी की बोतल पिला दें, जिससे कि वो जो दूध फैला हुआ है दांत के ऊपर वो साफ हो जाए। अब उसके बाद आती है मिडिल एज, जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड डेंटिशन, जब उनके दूध के दांत टूट रहे होते हैं और परमानेंट दांत आ रहे होते हैं। वो यूजली एज होती है 6 से 12 साल की। तो उस वक्त क्या करना है, हमें बच्चों का स्पेशली ध्यान रखना है। हम ये सोचते हैं कि अगर उन दांतों में कीड़े लगे हुए हैं तो वो तो टूट जाएंगे, उसको कहते हैं लोग मकोई लग गई है, मकोई लग गई है, आम जन भाषा में मैं यहाँ सुनती रहती हूँ मैं। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि वो भी केरीज है। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, वो बैक्टीरिया है। पहले बच्चे के दूध के दांत में पल गया, आपने नहीं ध्यान दिया, वो बड़े होकर बच्चों की नर्सिंग बोतल केरीज बन गई। अब आप सोच रहे हैं ये दूध के दांत तो निकल जाएंगे, परमानेंट दांत ठीक आ जाएंगे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जो दूध के दांत होते हैं वो ही रास्ता देते हैं परमानेंट दांत को। तो जब आपके दूध के दांत में इन्फेक्शन फैला है, वो परमानेंट दांतों तक फैलेगा, तो वो बच्चा बड़े होकर भी परेशान रहेगा। तो कोशिश ये करें कि जब बच्चों के दूध के दांत में ही कीड़ा लग जाए, उसको डेंटिस्ट के पास ले जाएं, वो फ्लोराइड के कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, वो करवाएं और उसको केरीज को वहीं की वहीं रुकवाएं, जिससे कि जो अच्छे परमानेंट दांत आते हैं वो अच्छे आएँ। क्योंकि अगर दूध के दांत खराब हो जाएंगे और वो पहले पस होकर निकल जाएंगे, तो कई बार आपने देखा है टेढ़े मेढ़े दांत आते हैं बच्चों के। तो वो रीज़न जो टेढ़े मेढ़े दांत आने का है वो ही होता है कि बच्चों का आपने उस टाइम पे 6 से 12 साल पे ध्यान नहीं दिया। अब तीसरी बात आती है उससे बड़े बच्चों के दांतों में कीड़े क्यों लग रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि गुटखा तंबाकू से दांतों में कीड़े लगते हैं, ये गलत है। गुटखा तंबाकू से तो बड़े रोग होते हैं, समझ रहे हैं आप, कैंसर होता है। लेकिन जो दांतों में कीड़े लगते हैं वो हम रात को ब्रश करके नहीं सोते हैं, उसकी वजह से है। आपने पूरा दिन मिठाई खाई, रात को आपने पूरा दिन ब्रश नहीं किया और सो गए, तो जो बैक्टीरिया रात में होते हैं वो ग्रोथ करते हैं तो कैल्शियम दांत से खींचते हैं और दांतों में कीड़े लग जाते हैं। तो इसलिए 3 एज के बच्चों का, मतलब 3 एज यानी आपके टीन एज है उसका भी ध्यान रखना है, जो एडल्ट है उनको भी अपने दांतों को दोनों टाइम ब्रशिंग करनी चाहिए, और जो छोटे बच्चे हैं उनका मदर को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। मेरा यहाँ एक जो सवाल था मेरा अगला, वो सवाल का जवाब भी मिल चुका है, क्योंकि आप बता रहे कि रात में सोने से पहले भी आपको ब्रश करना बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि कई बार, क्योंकि देखिए हमारे यही टेंडेंसी चलती आती है कि अगर जब तक परेशानी बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ना ले ले तब तक हम लोग डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते हैं। तो लेकिन अगर शुरुआती दौर में जैसे रात को पेन हुआ, स्वेलिंग थोड़ी सी आ रही है, उन सारी चीज़ों के लिए हम घर पर ऐसी क्या रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे ये परेशानी से हमें छुटकारा मिल सके? जी, तो विकास जी, मैं बोलूँगी कि आपने जो बात पूछी है वो बड़ा अच्छा है कि लोगों को बचाव से क्या करना चाहिए। चलिए, ये तो हो गई सारी केरीज। अब आगे दांतों में जैसे आपने एक बार इलाज करवा लिया, अब उसके बाद उसकी मेंटेनेंस कैसे। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर यदि हमने उस दांत का इलाज कराया है तो उसको अब और ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कोई टीथ का इलाज हुआ है तो वो उसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम है। तो हम ये सोचते हैं इलाज हुआ तो अभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, कैल्शियम तो है ना उस टूथ में, हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स जिससे दांत बनता है वो तो बराबर है ना, दोबारा से बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। तो बेटर ये है कि अगर शुरुआत में ही आपको जैसे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे ठंडा लग रहा है, तो हो सकता है कि इनेमल की फर्स्ट लेयर में ही कैविटी लगी हुई है, आप जाइए डेंटिस्ट से फुलफिल करा लीजिए। उसके बाद में आप दोनों टाइम पेस्ट कीजिए, और अगर कोशिश कर सकें तो बचाव के लिए सबसे बेस्ट एंटीसेप्टिक होता है आपका नमक का कुल्ला, जो आप घर पे सबके यहाँ अवेलेबल होता है। तो आप नॉर्मली आधा ग्लास पानी ले सकते हैं, जैसे गर्मी में तो आप उसे गर्म ना भी करें तो चलेगा, जाड़ों में तो आप उसे गर्म कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा नमक डाल के, स्पेशली जो भी आपके यहाँ टेबल सॉल्ट है, आप अगर यदि नॉर्मल आयोडाइज यूज़ करते हैं तो वो भी, सेंधा यूज़ करते हैं वो भी, कोई भी नमक डाल के उसे अच्छे से कुल्ला करें। आप रात को ज़रूर कुल्ला करके सोएं और उसके बाद में कुछ ना खाएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे उन पे इनफैक्ट उसमें बहुत सारी केरीज हैं, तब आपको माउथ वॉश का यूज़ करना चाहिए। तो माउथ वॉश और पेस्ट यूज़ करने के बीच में 10 मिनट का गैप ज़रूर रखना चाहिए, नहीं तो पेस्ट और माउथ वॉश दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाता है जी। अभी आज के दौर में क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अगर हम सोशल प्लेटफॉर्म पर बात करें तो बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिलती हैं कि 2 मिनट में दांत सफ़ेद, और उसमें ऐसी रेमेडीज़ बता रखी होती है कि केले के छिलके से कीजिए या खाना सोडा, बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं, और ऐसी वीडियोस पर लाखों मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। और वो कितनी कारगर हैं, मतलब, और इनको इस्तेमाल करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये
देखिए विकास जी, ऐसा है कि आजकल तो सोशल मीडिया में सभी डॉक्टर्स हैं, है ना। तो आप अपने जो रजिस्टर्ड डेंटल प्रैक्टिशनर हैं केवल उनकी बात सुने, क्योंकि वैसे तो हर कोई अपना अपना एक व्यू रखता ही है और सबके व्यू रखने का सबको अधिकार है, लेकिन वो कितना कारगर है उस पर इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बहुत से लोग मिथ भी फैला देते हैं, जैसे ऊपर का दांत उखाड़ने से आपकी आँख की रोशनी चली जाएगी। हाँ, वो बताते हैं कि सिर को अक्कल दाढ़ आ रही है तो उसका रिलेशन वो सिर से या माइंड से बताते हैं जी। देखिए वो ऐसा होता है कि अगर यदि आप उससे अवेयर नहीं है, देखिए पूरा ऊपर से एक ही नर्व होता है, लेकिन अगर यदि आपने उसमें पस डालते रहे, आपने किसी भी मेडिकल स्टोर से लेके दवाई खा ली, तो एब्सिस जो है वो वहीं की वहीं है। एब्सिस मतलब अगर हम कॉमन बात करें, पस वहीं की वहीं है। आपने क्या किया, उसे दर्द की दवाई लेके उसे बंद कर दिया, लेकिन जो मेन समस्या है वो वहीं की वहीं है, उसमें अभी भी कैविटी या अभी भी इन्फेक्शन है। तो अगर आप किसी डेंटल प्रैक्टिशनर से नहीं मिल रहे हैं, आप किसी भी अनरजिस्टर्ड बंदे से काम करवा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो कुछ भी उसमें ट्रीटमेंट लगा देगा। बहुत सारे लोगों को मैं सुनती रहती हूँ कि ये लगा लीजिए, वो लगा लीजिए, लेकिन आप एक चीज़ समझिएगा कि जो भी ये केले के छिलके हैं या इनके अंदर एक नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं होते कि उसे क्लीन कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि हर जो भी मेडिसिन है, केले को केले की खाने की जगह रखना चाहिए, उससे दांत साफ नहीं करना चाहिए। उसके लिए तो ब्रश ही है, टूथपेस्ट है, आप प्रॉपर उसे यूज़ करें, उसको रेगुलर तरीके। बहुत ज़्यादा मैं एडवाइस नहीं करती कि बहुत फैंसी ब्रश आप टूथपेस्ट यूज़ करें। आप नॉर्मल ब्रश और टूथपेस्ट यूज़ करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम है तो आप अपने डेंटिस्ट से मिलिए, उस प्रॉब्लम के लिए कौन सा रिकमेंडेड टूथपेस्ट है वो यूज़ कीजिए। जी। अभी क्या है कि कई बार अभी जैसे वही सोशल प्लेटफॉर्म वाला सवाल आ रहा है कि क्योंकि कंपैरिजन होना शुरू हो गया है, ओल्ड वर्सेस न्यूज़ वाला। तो जैसे अभी टूथपेस्ट की आप बात कर रही हैं, टूथब्रश की आप बात कर रही हैं, तो मतलब ये बेटर हैं, या जैसे दातुन की अगर बात करते हैं, जब टूथपेस्ट की जगह जो पाउडर आता है उसको लोग प्रेफर करना शुरू कर देते हैं काफ़ी बार, तो दोनों में कोई फ़र्क भी है या फिर क्या बेटर है? जी, देखिए नीम जो होता है वो बेस्ट एंटीसेप्टिक है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो गलत तो नहीं है कि आप यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप इनेमल की लेयर पे नीम की दातून को घिसते हैं तो एक प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं हम जिंजाइवल एब्रेजन हो जाता है, टूथ में एब्रेजन हो जाता है, मतलब टूथ की इनेमल लेयर घुस जाती है। तो आपने अपने गम्स को तो हेल्दी किया, लेकिन आपने क्या किया, उसको इनेमल लेयर को लॉस कर दिया जो कि आपकी प्रोटेक्टिव लेयर है। तो कई सालों के यूज़ के बाद आप देखते हैं हमेशा उधर वी शेप का डिफेक्ट हो जाता है। वी शेप के डिफेक्ट होने की वजह से वहाँ से बैक्टीरिया एंटर करते हैं और आपके टीथ को ख़राब कर देते हैं। तो आप जो नीम है या फिर जो भी आप अपना यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप मतलब होम रेमेडी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो आप दोनों टाइम टूथपेस्ट कीजिए अकॉर्डिंग टू योर जो एज है। क्योंकि देखिए टूथपेस्ट जो है ना, उनकी भी बहुत सारी कैटेगरी आती है, सॉफ्ट आता है, मीडियम आता है, मीडियम सॉफ्ट आता है। तो आपकी एज ग्रुप के लिए और आपकी कंडीशन के लिए कौन सा रिकमेंडेड है, आप अपने डॉक्टर से जाके एक बार समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा, अगर यदि आप नीम या फिर कोई भी एंटीसेप्टिक यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसे उबाल लीजिए, उबाल के उसके पानी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यदि हार्ड लकड़ी को टीथ के ऊपर घिसेंगे, चाहे वो नीम का हो या बबूल का हो, जो भी है, आप अगर उसे घुसेंगे तो अब आपके डिफेक्ट बन जाते हैं, वी शेप डिफेक्ट बन जाते हैं, जैसे टूथ एब्रेजन कहते हैं। वो आपको ठंडा गर्म की समस्या को आगे और एग्रीवेट कर देते हैं। जी मैम, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर हम कोई भी ऐसा टेम्परेरी सॉल्यूशन कराते हैं, चाहे फिर वो टीथ वाइटनिंग करवाएं या इम्प्लांट करवाएं, तो वो क्या वो परमानेंट सॉल्यूशन है या उनके भी कुछ ऐसे इम्पैक्ट हमको देखने के लिए मिल सकते हैं इन फ्यूचर में? मतलब उनकी भी कुछ एक एज रहता है, एक टाइम पीरियड रहता है? बिल्कुल। देखिए कोई भी ट्रीटमेंट है, चाहे बॉडी से रिलेटेड, डेंटल का ही नहीं, कोई भी बॉडी का ट्रीटमेंट हो, वो आपके मेंटेनेंस पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे आपने इम्प्लांट्स लगवाए, तो आपको इम्प्लांट्स के बाद हमेशा दोनों टाइम ब्रशिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि आपने नेचुरल टूथ भी तो इसी वजह से खोया है। तो इम्प्लांट भी तो आपके गम्स में लगे हुए हैं, तो आपको हाइजीन का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों टाइम ब्रश करना पड़ेगा, माउथ वॉश करना पड़ेगा। दूसरा, आपने बोला टीथ वाइटनिंग का, आपने टीथ वाइटनिंग की, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप फिर से गुटखा तमाकू खा रहे हैं। लेकिन इसमें एक सेंसेशन वाला जो पार्ट आता है कि झंझनाहट शुरू हो जाती है वाइटनिंग करवाते हैं, तो वो आपको देखिए, वो भी मैंने आपको बोला रजिस्टर्ड डेंटल प्रैक्टिशनर से कराना है। वो आपको देख पाएंगे कि आपकी इनेमल लेयर कितना थिक है, क्या आपको वाइटनिंग के लिए केवल ब्लीचिंग की ज़रूरत है, या उसमें लेमिनेट्स लगाने की ज़रूरत है, या उसमें कॉम्पोनियस करने की ज़रूरत है। उसकी भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। तो आपके टीथ के लिए सुटेबिलिटी क्या है, वो तो फिर आपका डेंटिस्ट ही डिसाइड कर पाएंगे। तो उसमें जो सेंसिटिविटी की बात आप कर रहे हैं वो 6 से 7 दिन होती है, वो इट्स नॉर्मल, वो उसके बाद अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। अगर उसके लिए हम आपको थोड़ा सा कुछ जो टूथपेस्ट होते हैं सेंसिटिविटी वाले, वो भी हम आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन अगर 7 to 10 डेज के बाद वो रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो आप
दोबारा से अपने डेंटल प्रैक्टिशनर को ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि पहले तो वो डिसाइड ही कर लेते हैं कि वो आपके लिए ब्लीचिंग बेटर है या नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए और हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू विकास जी। तो ये थी डॉक्टर विनीता गुप्ता, जिन्होंने बहुत सारी जो समस्या हम और आप डेली लाइफ में देखते हैं दांतों से रिलेटेड, वो बताई हैं और वो बताया कि उनके लिए क्या क्या आपको सॉल्यूशन समाधान करने हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसे किसी और इंटरव्यू में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।